जय हिंद दोस्तों। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि चीन को अचानक से भारत से इतनी ज़्यादा हमदर्दी क्यों हो रही है और चीन से यारी भारत को कितनी भारी पड़ सकती है। इस वीडियो में साथियों हम इन चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में साथियों आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी चीन की यात्रा पर गए थे। एससीओ की समिट में, संघाई सहयोग संगठन की समिट में या सम्मेलन में भाग लेने गए थे। इन चीज़ों से जो है भारत और चीन के रिश्ते कितने सुधर सकते हैं, क्या नए अवसर पैदा होंगे, क्या नई संभावनाएं पैदा होंगी, उन चीज़ों पर तो चर्चा करेंगे ही साथियों। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आखिर चीन से हमें रिश्ते रखने में क्या चुनौतियां हैं, किन चुनौतियों का सामना भारत को करना पड़ सकता है। क्योंकि परंपरागत रूप से चीन से रिश्ते तो हमारे साथियों सही थे, लेकिन आज़ादी के बाद से चीन से हमारे रिश्ते बहुत ज़्यादा सही नहीं रहे हैं। साथियों, रूस, चीन और भारत का गठजोड़ जब सामने आ रहा है तो निश्चित तौर पर पश्चिमी देशों को, अमेरिका को या उसके जो 7 राष्ट्र रहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, उनको परेशानी हो रही है और कहीं ना कहीं शक्ति का संतुलन भी बदल रहा है। जो हिंद और प्रशांत क्षेत्र था, वहाँ पर साथियों जो अमेरिका का वर्चस्व था, उस वर्चस्व को सीधी चुनौती आरआईसी के द्वारा दी जा रही है, रूस, चीन और भारत के द्वारा दी जा रही है। अच्छी बात है, क्षेत्रीय विकास, स्थिरता और शांति के लिए नए अवसर पैदा होंगे भारत और चीन की दोस्ती से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथियों, चीन से रिश्ते आगे बढ़ाने में हमें सावधानियां भी बरतनी होंगी, हमें सतर्कता भी लानी होगी। क्योंकि साथियों, चीन पर हमने जब जब विश्वास किया है, चीन ने हमारे विश्वास को तोड़ा है। हम उतनी मजबूती के साथ चीन पर विश्वास नहीं कर सकते। थोड़ा सा साथियों हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में आगे कि किन सावधानियों का, किन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन साथियों, हम अपने रिश्ते चीन से हमारे कैसे थे, थोड़े से आज़ादी के टाइम से अभी तक देखने की कोशिश करेंगे, खंगालने की कोशिश करेंगे। आज़ादी के टाइम से साथियों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब से अभी तक रिश्ते हमारे चीन से बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। 1949 में चीन में एक बड़ी क्रांति हुई जिसमें माओ सेतुंग चीन के बड़े नेता के रूप में उभरे और उनको आजीवन राष्ट्रपति बनाने की घोषणा चीन की क्रांति के बाद कर दी गई थी। माओ सेतुंग के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को साथियों पहला झटका लगा 1951 में, 1951 में, जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया, यानी कि तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया। भारत बड़ा निराश हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत ही ज़्यादा उदास हुए, क्योंकि हम चीन से मित्रता का हाथ बढ़ा रहे थे, हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे और चीन तिब्बत पर कब्जा कर रहा था, जिसके प्रति भारत बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखता था। फिर भी साथियों, पंडित नेहरू ने रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश की और 1955 में, 1955 में नेहरू ने और माओ सेतुंग ने, चीन के राष्ट्रपति ने, पंचशील समझौता साइन किया। और इस पंचशील समझौता में वैसे तो कई बातें थी, उस गहराई में हम नहीं जाएंगे। जो प्रमुख रूप से एक बात थी कि हम मैकमोहन रेखा का, यानी कि जो हमारी सीमाएं हैं, उनका सम्मान करेंगे चीन से। लेकिन साथियों, 1959 में, 1959 में दलाई लामा के नेतृत्व में तिब्बती शरणार्थी भारत में आ गए और नेहरू ने साथियों, जब वो शरणार्थी बनकर आए तो नेहरू ने उनकी मदद भी की। इससे साथियों चीन बड़ा नाराज हुआ और जिसका परिणाम हमें 1962 के भारत चीन युद्ध के रूप में देखने को मिला। साथियों, कहते हैं 1962 के युद्ध से भारी धक्का लगा पंडित नेहरू को और मई 1964 में उनकी इस धक्के से, इस सदमे से मृत्यु भी हो गई, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन साथियों, उनकी पुत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में इस विश्वासघात का, चीन के इस विश्वासघात का बदला भी लिया। 1975 में सिक्किम को भारत में विलय करवा लिया गया। इस निर्णय से, इंदिरा गांधी के इस निर्णय से साथियों, चीन के कान खड़े हो गए और चीन का मुंह लाल पड़ गया। बड़े ज़्यादा गुस्से में आया चीन को लग रहा था कि ये सिक्किम हमारा पार्ट हो सकता था, क्योंकि वो कल्चरली और थोड़ा सा शकल से भी मैच खाते थे, इसलिए सिक्किम पर वो अपना दावा पेश करता है। साथियों, रिश्ते इस हद तक बिगड़े कि कश्मीर की समस्या पर हमेशा चीन फिर हमारे खिलाफ हो गया। जब जब कश्मीर का मुद्दा यूएनओ के अंदर उठाया गया, चीन ने साथियों हमेशा वीटो किया। यहाँ तक कि आतंकवाद के हमेशा खिलाफ जो है, जब जब भारत ने लड़ाई लड़ी, यूएनओ में मुद्दा आतंकवाद का उठाया, तो चीन ने उस पर वीटो किया। और चीन यहीं तक नहीं रुका साथियों, नेफा में, अरुणाचल प्रदेश में अपना दावा पेश वो हमेशा करता रहा। और रिश्तों में साथियों खटास इस हद तक आ गई
कि 1914 में बनी सर हेनरी मैकमोहन के नेतृत्व में मैकमोहन रेखा मानने से चीन ने इनकार कर दिया। यहाँ से साथियों बड़ी खटास पैदा हुई। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने रिश्ते सुधारने की कोशिश लगातार की। प्रधानमंत्री मोदी चीन की यात्रा पर गए, उससे पहले शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आए। सोचा कि रिश्ते, कूटनीतिक रिश्ते हमारे बहुत बेहतर चीन के साथ हो सकते हैं। लेकिन साथियों भारत की ये डिप्लोमेसी काम नहीं आई। 2017 में हमें डोकलाम देखने को मिला। 2020 में हमें गलवान घाटी का संघर्ष देखने को मिला, जिसमें भारत और चीन के सैनिकों में काफ़ी झड़पें देखने को मिली। हमारी केंद्र की सरकार को साथियों चीन के इस रवैये से बहुत ज़्यादा निराशा और हताशा प्राप्त हुई। हमारी केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने जो है चीन के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थगित कर दिए। फिर साथियों बात यहाँ तक बिगड़ गई कि जो पिछली साल अभी अभी लास्ट मीटिंग जो एससीओ की हुई थी कजान के अंदर, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी भाग लेने के लिए नहीं गए। लेकिन साथियों रिश्तों में जो बदलाव देखा गया, अब हम उसकी बात करते हैं, कहाँ से रिश्ते सुधरे। स्थिति बदली ब्रिक्स के रूस में हुए सम्मेलन से। राष्ट्रपति पुतिन इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें भाग लेने के लिए रसिया गए। यहाँ पर साथियों जो है रूस, चीन और भारत का गठजोड़ देखने को मिला और यहीं से अमेरिका और पश्चिमी देश ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, जर्मनी जो है इनके कान खड़े होने लगे कि अब कहीं ना कहीं शक्ति का संतुलन बदलने की स्थिति में है। ब्रिक्स के सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति ने घोषणा की थी कि अगर हमें लगा तो हम डॉलर से व्यापार अपनी अपनी मुद्राओं में करेंगे। और यहीं से भूमिका बनती है प्रधानमंत्री मोदी की चीन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की बैठक में भाग लेने की, एससीओ के सम्मेलन में भाग लेने की। अभी अभी चीन के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद संस्थाएं बनाई हैं अमेरिका और उसके पिछलग्गू राष्ट्रों ने, उनकी जगह साथियों अब शंघाई बैंक एक बनाई जा रही है, जिससे छोटे छोटे राष्ट्रों को आरआईसी यानी कि रूस, चीन, भारत मिलकर ऋण दिया करेंगे। इससे साथियों सीधे तौर पर अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दी जा रही है कि अब विश्व में दादा तुम ही नहीं हो, विश्व में पैसे वाले तुम ही नहीं हो, विश्व में पैसे वाली और भी आर्थिक शक्तियां जो कि तेजी से उभर रही हैं और उभर भी रही हैं। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। इसलिए शक्ति का संतुलन बदलना तो साथियों लाजमी है। लेकिन रूस, चीन और भारत जो इतने करीब आ रहे हैं, अब साथियों देखने की बात यह है कि इसमें संभावनाएं, अवसर तो बहुत हैं, लेकिन इसकी चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। चुनौतियां इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर देश हैं। चीन तो हमारा पड़ोसी देश है और जाहिर बात है हमारी सीमा रेखा जब चीन से मिलती है तो उसकी चुनौतियां तो होंगी होंगी। दो तीन चुनौतियां उनकी हम बात करेंगे कि हमें रिश्ते आगे बढ़ाने से पहले किन चीज़ों पर सतर्क रहना चाहिए और चीन का हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी देखना चाहिए कि जब जब हमने चीन पर विश्वास किया है उसने विश्वासघात हमेशा किया है। तो हमें किस तरीके से सतर्क होकर चीन के साथ रिश्ते बनाने में आगे बढ़ना, उन दो तीन चुनौतियों की बात करेंगे। पहली चुनौती है साथियों चीन का पाकिस्तान के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम। अभी साथियों हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपने देखा होगा। चीन ने पाकिस्तान के साथ रियल टाइम रडार और सैटेलाइट डेटा शेयर किया था। चीन ने पाकिस्तान को साथियों हथियार भी दिए थे और बढ़ चढ़कर चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी। अब जो चीन का पाकिस्तान के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम है, इन रिश्तों को हम कैसे संतुलित कर पाएंगे और इन रिश्तों के बीच भारत और चीन की दोस्ती कितनी कारगर साबित होगी, ये सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने है, पहली। दूसरी साथियों भारत को रिश्ते आगे बढ़ाते समय हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि चीन से जो हमारी सीमा है मैकमोहन रेखा, जो कि हेनरी मैकमोहन के नेतृत्व में बनी थी 1914 में, वो साथियों 4000 किलोमीटर की है और जिसमें गलवान और डोकलाम जैसे कई डिस्प्यूट हैं। नेफा में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट है, अरुणाचल प्रदेश में डिस्प्यूट है, तिब्बत में डिस्प्यूट है, अक्साई चीन में डिस्प्यूट है। इन सारे डिस्प्यूटों के बीच हमारे रिश्ते चीन से कैसे मजबूत रह सकते हैं, ये भी बड़ी चुनौती है। दूसरी चीज़ साथियों, तीसरी चीज़ की यदि हम बात करें तो व्यापारिक घाटा। चीन से हम व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन चीन को साथियों भारत के अंदर जो रिश्ते सुधारने की एक चीन का नया दाव हो सकता है, ये हो सकती है चीन की चाल हो कि चीन को भारत का बाजार दिख रहा है, चीन को भारत की मार्केट दिख रही है अपने सामान बेचने के लिए। साथियों हम व्यापार की बात करें तो चीन और भारत के बीच में टोटल 1 से 18 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है
और जिसमें से भारत का हिस्सा साथियों केवल 16% है। यानी कि $16 बिलियन का भारत का व्यापार होता है और 1 से 1 बिलियन डॉलर का साथियों चीन भारत को सामान एक्सपोर्ट करता है। अब जो व्यापारिक घाटा निकल कर आता है वो $86 बिलियन का आता है। यानी कि इतना तो भारत का रक्षा बजट भी नहीं है जितना चीन से हमको व्यापारिक घाटा हो रहा है। इस स्थिति में साथियों चीन के उत्पादों का, चीन के सामानों का हमारे छोटे व्यापारी कैसे मुकाबला कर पाएंगे, ये भारत के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। चीन से हमें रिश्ते आगे बढ़ाने में साथियों हमें अपने MSME सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। यानी कि हमें अपने लघु उद्योगों को, छोटे व्यापारियों को मजबूत करना पड़ेगा। हालांकि इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी केंद्र सरकार ने बड़े कदम भी उठाए हैं। आपने देखा होगा अभी पिछले ही दिन बड़े GST के सुधार हमें देखने को मिले, जिसमें आपने, यदि आपको जानकारी हो तो हमारे GST के 5 स्लैब हैं, 5% का, 12%, 18% और 28%। इन स्लैब में साथियों 28% का स्लैब खत्म कर दिया गया है और 12% का स्लैब खत्म कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है जो लग्जरी सामान है, यानी कि जो हमारी महंगी गाड़ियां हैं, उन पर अब 28% से 18% टैक्स लगेगा। यानी कि 10% सीधा टैक्स कम कर दिया गया है लग्जरी सामानों पर, AC पर, फ्रिज पर, टीवी पर, जो भी लग्जरी सामान है, सोफा पर। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे व्यापारियों की चीज़ें हैं, MSME सेक्टर की चीज़ें हैं, लघु उद्योगों की चीज़ें हैं साथियों, उन पर भी टैक्स कम कर दिया गया है। 12% के स्लैब को हटा दिया गया है और 5% के स्लैब में इन सारी चीज़ों को ला दिया गया है। यानी कि हमारी केंद्र की सरकार छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन दे रही है ताकि वो चीन के उत्पादों और चीन के सामानों की टक्कर ले सकें। कहीं ना कहीं टैक्स को कम करने का एक यह भी कारण हो सकता है कि चीन के उत्पादों का हमारे व्यापारी, हमारा लघु उद्योग सीधा टक्कर ले सके। दिवाली पर जो झल्लर आती है साथियों वो भी चीन से आती है। अब इन चीज़ों पर टैक्स को घटा दिया गया है ताकि चीनी उत्पादों के सामने हमारे मझोले व्यापारी टिक पाएँ। इसीलिए साथियों GST में सुधार किया गया है। तो हमें जो चीन इतना व्यापारिक सरप्लस में है, जो इतना ज़्यादा ट्रेड सरप्लस चीन के अंदर जा रहा है $86 बिलियन का, हमको उसको मेंटेन करके चलना है यदि चीन के साथ रिश्ते आगे बढ़ाना है। रूस, चीन और भारत के साथ आने से अमेरिका का निश्चित तौर पर दबदबा कम हो रहा है। हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर अमेरिका को हम बड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। और साथियों जो ग्लोबल साउथ का नारा भारत दे रहा है, जिसमें रूस, चीन और भारत की तिगड़ी एक मजबूती से पश्चिमी देशों का जवाब दे रहे हैं, उनकी शक्ति के संतुलन को बना कर रख रहे हैं साथियों, इसमें हम जरूर कामयाब हो सकते हैं। और पश्चिमी देशों ने इस दुनिया का शोषण भी बहुत किया है। ब्रिटेन ने शोषण किया है, अमेरिका ने किया है। वो जब चाहें तब गरीब देशों पर मिसाइलें लगा देते हैं। इसके खिलाफ रूस, चीन और भारत ने एक मजबूत चुनौती पेश की है। बिल्कुल साथियों, अवसर हैं, संभावनाएं हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है और शक्ति के संतुलन को यूनिपोलर से डाईपोलर किया जा सकता है। यानी कि अब विश्व को मल्टीपोलर बनाया जा सकता है, बहुध्रुवी विश्व बनाया जा सकता है। यानी कि एक देश अमेरिका में शक्ति सिमट कर न रहकर कई देशों में इस शक्ति के संतुलन को जो है बराबर तरीके से बांटा जा सकता है। लेकिन इसमें अवसर, संभावनाओं के अलावा जो हमने बात की साथियों, वो भारत और चीन के बीच रिश्तों को आगे बढ़ाते समय वो चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं जिनकी हमने अभी बात की थी। उन चुनौतियों को भी भारत को ध्यान में रखना होगा और बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ हमें अपने रिश्तों को चीन से आगे बढ़ाना होगा। साथियों फिलहाल इस अंक में इतना ही। हमने सारी जानकारी दी आपको, चीन से हमारे ऐतिहासिक रूप से क्या संबंध रहे हैं और अभी हाल ही में मोदी सरकार में क्या संबंध रहे थे और आगे क्या संभावनाएं और क्या चुनौतियां हैं, उन सभी चीज़ों की हमने आपसे चर्चा की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जुड़े जरूर रहें हमसे। फिलहाल इस अंक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।